महान स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक सिक्का और डाक टिकट। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है श्री अरबिंदो का जीवन। देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सशस्त्र बल। तवांग क्षेत्र में भारत चीन की सेनाओं में झड़प पर रक्षा मंत्री ने संसद में दिया बयान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, जब तक मोदी सरकार है कोई भी भारत की 1 इंच जमीन पर नहीं कर सकता है कब्जा। संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी आज। हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई और बेंगलुरु में G20 से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकों का आगाज। मुंबई में भारतीय शेरपा ने कहा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ फॉर एनवायरनमेंट समेत महिलाओं की आर्थिक सामाजिक प्रगति जैसे मुद्दों पर विशेष जोर। जमानत खारिज होने पर न्यायिक हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर पार्टी से भी हो सकते हैं निष्कासित। और कतर में फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। देर रात क्रोएशिया से होगा अर्जेंटीना का मुकाबला। मेसी और मॉड्रिच में कौन बनेगा स्टार? नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं, विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडुचेरी में बिताया। वे जहां भी गए वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृति को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविधता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है। साथियों, ये आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्तम प्रोत्साहन क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था। वहां काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह अद्भुत आयोजन है।
भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है, अटल है, ये हमें उस उत्सव में देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देश की पावन धरती पर अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने एक ही समय में जन्म लिया। उन्होंने कहा कि आज भी देश और दुनिया के लिए इन तीनों के संदेश बहुत ही प्रासंगिक हैं। श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अरबिंदो इंग्लैंड से भारत लौटे। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में अपने विख्यात भाषण के लिए अमेरिका गए और इसी साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां से उनकी महात्मा गांधी बनने की यात्रा शुरू हुई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की है। गृहमंत्री ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है और हमारे मातृभूमि की रक्षा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी चीनी सैनिकों को भगा दिया और हमारी जमीन की, हमारी भूमि की रक्षा की। अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। अमित शाह ने आज प्रश्नकाल नहीं चलने देने पर विपक्ष को फटकारा और कहा कि वो संसद को जवाब देना चाहते थे कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 2007 के वित्तीय काल के दौरान चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान मिला, जो कि FCRA के अनुसार उचित नहीं था। इसलिए गृह मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार,
श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल निशांथा उलुगेटेन के निमंत्रण पर श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कोलंबो में हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख ने श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटेन से मुलाकात की। समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए आम हित और संभावनाओं के समुद्री सुरक्षा मामलों पर उपयोगी चर्चा हुई। 15 दिसंबर को नौसेना और समुद्री अकादमी त्रिंकोमाली की पासिंग आउट परेड में एडमिरल मुख्य अतिथि होंगे। सीएनएस की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और घनिष्ठ सहयोग का प्रतीक है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष ने श्रीलंका में IPKF मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश की पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में उन्हें पेश किया। अदालत में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके साथ साथ राजा पटेरिया पर कांग्रेस से निष्कासन का खतरा भी मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने भी राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। इसका जवाब देने के लिए पटेरिया के पास 3 दिन का वक्त है। इस बीच मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने PM मोदी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो कोई मुआफी योग्य जुर्म नहीं बल्कि कानूनी अपराध है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है, जो हायर बेल इफेक्ट 4.67% पर रही। खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में देश की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर 6.77% रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अब खबरें G20 से जुड़ी हुई। सतत विकास के लक्ष्य को लेकर G20 की एक अहम बैठक मुंबई में इस वक्त हो रही है। भारत के शेरपा ने DD न्यूज से विशेष तौर पर बातचीत कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मंच की अध्यक्षता करना देश के लिए गर्व की बात है। G20 की बैठकों के जरिए भारत जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने पर भी जोर होगा। भारत ने अपनी साल भर चलने वाली G20 की अध्यक्षता के लिए मंच तैयार कर लिया है। उदयपुर में हम ऑलरेडी एक मीटिंग देख चुके हैं। अब मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। हमारे साथ भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी, सामान्य व्यक्ति जो मुंबई में हर जगह पोस्टर्स देख रहा है, G20 के आउटरीच के बोर्ड्स देख रहा है, उनके लिए आप कैसे समझाएंगे कि G20 क्या है और भारत की अध्यक्षता में ये हो रही है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है और उसकी लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये 20-25 साल में एक बार आती है। दूसरा कि हम पहले अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कर चुके हैं, जैसे कि नैम या चोगम, वो 2-3 दिन की मीटिंग्स होती थी। आप लीडर्स आते थे, दिल्ली में आते थे, 2 दिन की मीटिंग हुई, फिर चले जाते थे। G20 की जो मीटिंग है साल भर है और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में जाएगी। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम वहाँ का सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएं, हम इनको एक ट्रैवल टूरिज्म डेस्टिनेशंस की तरह डेवलप करें, हम इनको एक हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन की तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए डेवलप करें, हम इनको मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन, एग्जीबिशन के लिए डेवलप करें और हम हर स्टेट को एक अवसर दें कि वो एक ग्लोबल ब्रांड की तरह डेवलप करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। सर, G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, ऊर्जा और खाद्यान्नों के भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस उनके बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 को देखा जाता है कि एक आशा का किरण है और ऐसे में भारत उसे लीड कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और हम किस तरीके से इसका एजेंडा सेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, पर हर चुनौती में एक अवसर होता है। तो ये भी एक अवसर है भारत को, और ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है। और इस एजेंडा, ये जो एजेंडा है, बड़ा इंक्लूसिव है,
बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़ा डिसाइसिव है और बड़ा प्रोग्रेसिव एजेंडा बनाया है हम लोगों ने, जिसपे हम चाहेंगे कि सबकी सहमति हो और हम दुनिया में एक बदलाव ला सके एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से, क्योंकि भारत की जो अप्रोच है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम एक पृथ्वी, हम एक कॉस्मिक वेब से आते हैं और सब लोग मिलकर ये बदलाव लाएं, और उसके लिए विकास के लिए जो कि एक इंक्लूसिव हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए हमारा हम पूरे प्रयास करेंगे। सर, आपने जिस तरीके से बताया, जो थीम है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, क्या मायने हैं इसके कि क्या हम पूरा विश्व जो है, कोई भी जो मेजर तकलीफ होती है तो सभी जन अफेक्ट हो ही जाते हैं उससे। आप कोविड की बात कर लीजिए, जो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर लीजिए, सभी अफेक्ट हो जाते हैं। इस G20 में कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ निकलता है कि हम सब एक परिवार के हैं और हमारे पॉलिटिकल थॉट अलग हों, हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स अलग हों, हम विभिन्न जगह पर रह रहे हों, पर हम सब एक यूनिवर्स में एक ही कॉस्मोस से निकले हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और हम सबको मिलके बात करके अगर आम व्यक्ति की प्रोग्रेस करनी है, जैसे कि करीब 400 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 200 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, और 133 देश में डिजिटल पेमेंट नहीं है। अगर ये सब करना है तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, और सबको अगर सिटीजन्स के लिए काम करना है तो लीडरशिप तो यही बताती है कि सब लोग मिलके काम करें, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। तो हम लोग जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ है, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें भारत ने बहुत अद्भुत काम किया है, विमेन लेड डेवलपमेंट है, हमारे लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी है, और हमारा जो मेन लक्ष्य रहा है कि हम जो हमने हेल्थ में काम किया है उसको हम दिखाएं, जो हमने SDGs में हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो कैसे एक्सेलरेशन किया जाए, कैसे प्रोग्रेस की जाए, ये सारे मेन हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत कई सारे बिंदुओं पर आगे रहा है, आप कोविन की बात कर लीजिए, जब कोरोना का समय था, कोविन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पूरे विश्व के लिए कि किस तरीके से भारत ने इस सिचुएशन को मैनेज किया। आयुष्मान भारत भी एक ऐसा ही स्कीम कह सकते हैं जहां पे हेल्थ को हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल जो सिटीजनशिप है, आधार, ऐसे समय में भारत किस तरीके से एक आइडियल सेट करता है पूरे विश्व के लिए कि भाई देखिए, हमने तो यहाँ इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना अचीव कर लिया है, अब आपकी बारी। भारत किस तरीके से रास्ता दिखाएगा? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत ने जो काम किया है वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन के निकला है। ये मॉडल बिग टेक मॉडल जो अमेरिका का है उससे अलग है, और यूरोप का जो GDPR मॉडल है उससे भी अलग है, क्योंकि हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर को इनोवेट करने दिया, हमने सबको डिजिटल आइडेंटिटी दी, भारत ने सबके बैंक अकाउंट खोले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। उसके अलावा हमने फास्ट पेमेंट्स किए, जो फास्ट पेमेंट है वो USA, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से 7 गुना ज़्यादा है। हमारे डिजिटल पेमेंट चाइना से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्टडी है कि जो हमने पिछले 7-8 सालों में किया वो इंडिया को 50 साल लगते। हमने डेटा का उपयोग किया, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बदलाव किया वो जो 3.5 साल में किया वो 5 शतक लगते उसके लिए। तो ये सब बहुत इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने एक टेक्नोलॉजी को उपयोग करके लीपफ्रॉग किया, और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो इंडिया की स्टोरी है ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविन भी अगर आप देखते हैं तो हमने 2.5 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन किए, और ये 2.5 बिलियन जो कोविड वैक्सीनेशन है ये 7 गुना ज़्यादा है अमेरिका की पॉपुलेशन से, और ये दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करिएगा तो वो पेपरलेस रहेगी, कैशलेस रहेगी और ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी।
सर महिलाओं की बात कर लें तो वो भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इस बार G20 में। विमेन लेड डेवलपमेंट SDGs जो है वो भी आपके इसमें यहाँ पर प्राथमिकता है। क्या इन सब फ्रंट पे किया जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, और पूरा जो G20 जो समूह आया है साथ में वो किस तरीके से इस बात को आगे ले जा रहा है? तो विमेन लेड डेवलपमेंट हमारी बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। वो इसलिए है क्योंकि भारत में भी अब पॉपुलेशन, नई जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं, 1000 पुरुष के मुकाबले में 1078 विमेन है, तो विमेन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी। तो अगर भारत को ग्रो करना है तो विमेन की लीडरशिप बहुत आवश्यक है। तो विमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, लर्निंग आउटकम्स कैसे बढ़े, हेल्थ आउटकम्स कैसे इम्प्रूव हो, विमेन्स कैसे लीडरशिप पोजीशन में आए, तो ये सब इसीलिए विमेन लेड डेवलपमेंट को हम सेंटर स्टेज लाए हैं और आगे ले जाएंगे। सर आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आपने बताया कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली है, 56 सिटीज में होने वाली है, यानी कि पूरा भारत इसमें कवर हो रहा है। क्या मौका है ये सभी सिटीज के लिए, सभी राज्यों के लिए कि वो अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को विश्व भर में सामने लेके आए? बिल्कुल, ये क्योंकि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है G20 करने के लिए, उसका लक्ष्य है कि इसको उपयोग करें, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दें, हम हैंडीक्राफ्ट को इम्प्रूव करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे ले चलें, और हम ये मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन, एग्जीबिशन का जो मार्केट है हर स्टेट के लिए खोल दें और हर स्टेट एक ग्लोबल ब्रांड बनकर निकले। ये हमारा लक्ष्य है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे G20 के शेरपा अमिताभ कांत को, जिनके साथ हमारी सहयोगी शमा मिश्रा बातचीत कर रही थी। और G20 में क्या कुछ एजेंडा है, भारत ने, चूंकि भारत की अध्यक्षता में G20 की मीटिंग हो रही है, तो उसमें क्या कुछ एजेंडा सेट किया गया है, किन किन बिंदुओं पर बातचीत होगी, महिलाओं की क्या कुछ भूमिका है, भारत ने क्या कुछ प्रगति की है जिसको कि वैश्विक मंच पर उन तमाम देशों के सामने रखने की बात G20 के शेरपा अमिताभ कांत इस बहुत ही एक्सक्लूसिव बातचीत में वो कह रहे थे। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।